Hello, 8th class. Welcome back to our channel. We are doing the first chapter and हम उसकी explanation finish कर चुके हैं. Now we are on to the last video of this particular chapter that will be dealing with the exercise, the chapter and exercise of the chapter. ठीक है? तो थ्योरी आपको आई होप समझ में आ गई होगी. बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू, क्योंकि मैं एट्थ का पूरा कंप्लीट करना चाह रही हूँ, केमिस्ट्री का सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस. सो दैट इज वाई आई कैन नॉट लीव आउट एनी चैप्टर. आई हैव ऑलरेडी डन द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. नाउ द फर्स्ट इज ऑल्सो कंप्लीट. आई विल बी डूइंग द रेस्ट ऑल्सो. सो आप लोग देखिए, और आपको कोई इशू आता है तो डू टेल मी. अगर ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, आपकी बुक में पूरे आंसर्स मिल जाते हैं, और आप एट्थ क्लास में तो शायद आपकी मैम आपको बताती भी होंगी कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक आप नोटबुक में लिख लीजिए. वो ठीक है, दैट इज़ ओके, है ना. आपकी टीचर आपकी हेल्प करिए, बट अदरवाइज ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना इनको अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए. रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये रीजनिंग पावर आपकी इससे इन्हांस होगी अगर आप अपने आप करेंगे तो, है ना. डू राइट देम ऑन योर इन योर ओन वर्ड्स इन थ्योरी इन योर नोटबुक. उसके अलावा कुछ यहाँ पे देखो हर तरीके के क्वेश्चन है. शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिर वेरी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, एंड देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. तो आपको जब 9th और 10th में आप बोर्ड देने वाले हैं, तो जो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव नहीं आते हैं. लाइक 5 मार्क्स में कभी भी आपको ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन अ सर्टेन प्रोसेस और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. ऐसा कभी भी नहीं आता है. आपको ये देते हैं कि हाँ 5 मार्क्स में ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस का डायग्राम दे दें, आपको उसकी लेबलिंग करने को दें, और उसमें से 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे वो, विच विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड रीजनिंग स्किल की आपके टेस्ट होगा वहाँ पे, है ना. वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस, मतलब पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो वाले क्वेश्चंस आंसर करने. अगर आपको प्रोसेस नहीं पता, आपको डिटेल्स नहीं पता, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने का मतलब ये होता है कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना. डिस्क्रिप्टिव में तो हमें नंबर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत सही कुछ लिखा है तो टीचर नंबर दे देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही तो सही, गलत तो गलत. तो फॉर आंसरिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू नीड टू हैव अ वेरी गुड क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी. ये ध्यान रखिएगा. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते नहीं हैं, क्योंकि अभी से आप अपनी नींव, जिसे कहते हैं ना, नींव मजबूत करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आगे आपको हायर क्लास में प्लस, और जब 11th-12th में कॉम्पिटिशन्स देंगे बहुत फ़ायदा होगा. ये छोटी छोटी चीज़ें उस समय याद रहती हैं, उस समय कोई टीचर नहीं पढ़ाता ये चीज़ें, है ना. उस समय वी नीड टू फोकस ऑन दी मेन, जो नए कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं उन पे फोकस करता है टीचर. द टीचर अज्यूम्स कि आपको बेसिक्स आते हैं, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टडी देम प्रॉपरली. ठीक है. अब पता नहीं कितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. जो भी सुनेंगे समझेंगे, आई एम श्योर दे आर, एंड फॉलो करेंगे, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. बाद में एक्चुअली अभी इस एज में यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड. अब लेकिन आपको ये एक टीचर पे भरोसा होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, तो आपका अच्छा से डेवलपमेंट हो जाएगा. आई एम टॉक अबाउट स्टडीज़. ओके, बाकी आपकी मर्जी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर फ्री टू मूव थ्रू द होल बल्क ऑफ द लिक्विड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल्स, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे आर फ्री टू मूव थ्रू द होल बल्क ऑफ द लिक्विड. मतलब लिक्विड के सरफेस के अंदर ही रहते हैं, और उस सरफेस के अंदर वो मूवमेंट उनका कंटिन्यूस चलता रहता है. क्यों चलता रहता है? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. या ये कहिए कि पार्टिकल्स में, अब लिक्विड में होता क्या है, आपको काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करना है. तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में, तो उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स. जब इंटरपार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट. उनकी जो जितना स्पेस बढ़ता जाएगा तो उनका इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएंगी. जितना जितना पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, फोर्सेस उतनी कम होती जाएंगी. जितनी कम फोर्स होंगी तो पार्टिकल्स उतनी फ्रीली मूव करेंगे. जितना फ्रीली मूव करेंगे तो उसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती जाएगी. तो यहाँ पे आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है पेज नंबर 8 पर. ठीक है, पेज नंबर 8 पर ये आंसर दे रखा है. रीड, इन लिक्विड्स द particles are loosely packed. They possess higher kinetic energy, and they have less intermolecular force of attraction. They are weak. Intermolecular जो space है, it is much more than the solids. Thus the particles are free to move through the whole bulk of the liquid.
ठीक है, यही इतना आंसर लिखना चाहिए, इतना ठीक है। लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या कहूँ कि एक पर्टिकुलर लैटिस में बाउंड है वो, या एक पर्टिकुलर लिक्विड का एक स्ट्रक्चर है, उनको अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो उसी लेवल के अंदर ही मूव करेंगे। अगर हम उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि फिर वो लिक्विड के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं। मतलब कि लिक्विड क्या होगा उस समय, जो हम कहते हैं ना इवेपोरेट हो रहा है, बॉइलिंग के बाद इवेपोरेट होगा, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने पे होगा। अदरवाइज लिक्विड्स के पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड में, लेकिन वो एक अपने पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही कन्फाइंड रहते हैं, स्पेस में कन्फाइंड रहते हैं, बाउंड्री में कन्फाइंड रहते हैं, उसको ब्रेक करके बाहर नहीं निकलते अनलेस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड टू देम। ठीक है, ओके। Why don't gases have a definite shape and volume? Gases का definite shape and volume क्यों नहीं होता है? ये आपका जो आंसर है, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 and 9। ये सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो गैसेस हैं उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। जहाँ पे उनको रख दो, जिस कंटेनर में डाल दो, उस कंटेनर में पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वो पूरा स्पेस वहाँ का ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिक्विड्स में क्या था कि स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था लिक्विड्स का, लिक्विड्स की शेप चेंज हो रही थी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। लेकिन गैसेज में क्या हो रहा है कि गैसेज में वो पूरी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर गैस को रखेंगे तो इसका मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ना, उनके वॉल्यूम को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, दे एक्सपैंड ऑल ओवर द प्लेस। और क्योंकि वॉल्यूम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए शेप को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज वाई द गैसेस they do not have definite shape and volume, because the molecules, gaseous molecules, are free to move about in a random manner throughout the space of the जो भी region है which is provided to them, because they have their kinetic energy is very very high and the intermolecular force of attraction are very very weak. Interparticle space, intermolecular space is huge. Okay, so that is why they do not have a definite shape and volume. This is given on page number 8 and 9. How is the kinetic energy in solids different from liquids and gases? सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लिक्विड्स और गैसेस से कैसे डिफरेंट होती है, ये वाला जो आप या तो ये बता सकते हैं आप डायरेक्टली कि अच्छा सिर्फ ये पूछा है हाउ इज़ इट डिफरेंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। लाइक वी कैन से इन द सॉलिड्स द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ द लीस्ट, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स के पास, मिनिमम। लिक्विड्स के पास बीच की है ना, मीडियम है, और गैसेस के पास क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें तब भी डिपेंड्स। अब ये ना नोटबुक में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंसर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि सॉलिड्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आपका जो ये पेज नंबर 9 पे एक टेबल दे रखे ना जहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस दे रखे हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10th पॉइंट है, तो उसमें दे रखा है यहाँ पे कि सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स हैव काइनेटिक एनर्जी हायर देन द सॉलिड्स बट लेसर देन द गैसेस, एंड द गैसेस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है, हाईएस्ट होती है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम कंपेयर करें तो गैसेस पजेस दी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपसे इससे रीज़न पूछें आपसे कि व्हाई डू दे पजेस सो मच काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन यू कैन टेल देम कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, दैट इज़ वाई दे आर फ्री टू मूव अबाउट, और जितना मूव करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Next, what is meant by interconversion of states of matter? What are the two factors that can cause interconversion of states of matter? तो interconversion of states of matter ये आपका आंसर दे रखा है पेज नंबर 10 पर, डेफिनेशन दे रखी है, the process of change of matter from one physical state to another and back to the original state without any change in its chemical composition is called interconversion of states of matter. This is given on page number 10. ठीक है, पेज नंबर है आपका 10. Now डेफिनेशन इज सफिशिएंट और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें, अगर आपकी टीचर ने वो डायग्राम बनवाया, जहाँ वो डायग्राम दे रखा है फिगर 1.5 डायग्राम बनवाया है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि वो डायग्राम आपको दे दिया जाए, उस पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाए कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और वो जो भी कंसर्न क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे पूछा व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट कैन कॉज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको कॉज कर सकते हैं? 2 फैक्टर्स आपने कौन से पढ़े हैं जो कि इंटर कन्वर्जन में हेल्प करते हैं? दे आर दी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड अगर है तो गैस में कन्वर्ट होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को तो सॉलिड लिक्विफाई हो रहा है, लिक्विड्स जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, पास पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं हाई प्रेशर में, और लिक्विड्स को हाई प्रेशर में रखेंगे तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हेल्प करते हैं, लेकिन वो कैसे अफेक्ट करते हैं उनको, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड गैस में, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होती है। प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये they do affect these interconversion of states of matter, but they do it in opposite directions। ये ध्यान रखिएगा कि temperature is directly proportional, जो भी changes हो रहे हैं उनके, और pressure is inversely proportional, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, गैस जो है वो, हालांकि ये कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अभी जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 11 पे दे रखी है। ठीक है, पेज नंबर 11। ओके, अब ये डेफिनेशन कहाँ है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में एग्जैक्टली आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पूरा लिक्विड उस वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस फॉर्म में, तब तक वो टेम्परेचर सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए वो टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा लिक्विड पूरे वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जस्ट द ऑपोजिट, the fixed temperature at which a liquid changes into its solid state is called its freezing point. This definition is also given on page number 11. What is the effect of change in pressure on states of matter? अभी pressure को change करेंगे तो matter की states में क्या change आता है? This is given on page number 12. पेज नंबर 12 पे ये दे रखा है। बाकी आपको पता है कि प्रेशर की वजह से क्या चेंज आता है कि एक अगर गैस है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को प्रेशराइज करेंगे तो इट गेट्स चेंज्ड इनटू द सॉलिड स्टेट। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से ये होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? व्हाट इज इट्स लिमिटेशन? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 12। अगेन सेम पेज पे इसका आंसर दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। आपको उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। किस साइंटिस्ट ने दिया था? 1774 में एंटोइन लेवोजियर ने ये मास दिया था, लॉ दिया था, ये डेफिनेशन दी थी, वो आपको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा, डेट याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। इसकी लिमिटेशन क्या है? मतलब ये लिमिटेशन का मतलब ये हो गया कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कहाँ तक एप्लीकेबल है, कौन कौन सी जगह पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो उसकी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, तो लिमिटेशन दे रखी है आपको, पेज नंबर 13 पे दे रखी है, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या है कि इट इज ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक्सेप्ट न्यूक्लियर चेंज। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना वो एक रिएक्शन ही होता है, दे आर अ चेन रिएक्शन। चेन ऑफ रिएक्शंस होता है, वो बहुत जल्दी होता है, टेक्स प्लेस विद इन सेकेंड्स। इसीलिए हमें लगता है कि एक ही, मतलब एक नॉर्मल बंदे को लगता है कि एक ही रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ चेन ऑफ रिएक्शंस, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं वो, उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इसीलिए ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज द रिएक्शंस कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। जो काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर के पोस्टुलेट्स हैं दे आर गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ऑन पेज नंबर 8। वहाँ से स्टार्ट करके पेज नंबर 8 और 9 दोनों कवर किए हैं। 6 पोस्टुलेट्स हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे आपको सारी स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन करनी है। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 8। ये हम थ्योरी जब हमने पढ़ाई थी तब काफ़ी डिस्कस किया था इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम एक बार आंसर्स कर रहे हैं तो मैं एक बार और बोल देती हूँ। बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे अगर देखो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं दे पजेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, उनके पास एनर्जी नहीं है। सो दैट इज़ वाई द पार्टिकल्स रिमेन वेरी क्लोज टू ईच अदर। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि दे कैन ब्रेक फ्री ऑफ द लैटिस। सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस बिकॉज दे पजेस वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। सो दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव अ पर्टिकुलर डेंसिटी। ठीक है, हार्ड होते हैं, वो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। देन व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स पजेस अ हायर काइनेटिक एनर्जी। तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो दे कैन मूव अबाउट द लिमिटेड स्पेस। अपना जो उनका वॉल्यूम है लिक्विड का उसी के अंदर मूव करते हैं, बट दे कैन फ्रीली मूव अबाउट, थोड़ा मूव कर सकते हैं, वो अपनी स्पेस को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। सो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, एंड दे हैव less intermolecular forces of attraction as compared to solids. So interparticle distance या intermolecular distance है वो increase हो जाता है, intermolecular force of attraction कम है as compared to the solids. gases में जाएंगे तो gases में ये और ज़्यादा बढ़ जाती है kinetic energy, movement molecules का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। they are not limited by any space, उनका कोई definite volume नहीं है, कोई definite shape नहीं है। दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरे में स्प्रेड आउट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, इट इज़ द मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसियस पार्टिकल्स जो हैं दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होती हैं, लीस्ट होती हैं या ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इसीलिए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। Next is how is solid converted into liquid and liquid into gas on heating. Explain on the basis of kinetic theory. This has been explained on page number 11. Page number 11 पे आप देखिए, पेज नंबर 11 पे क्या दे रखा है, हाउ दीज चेंजेस टेक प्लेस। आपको यहाँ पे पेज नंबर 11 में राइट साइड में एक कॉलम है जहाँ पे दे रखा है हाउ दीज चेंजेस टेक प्लेस। तो उस वाली जगह पे ये एक्सप्लेनेशन है कि सॉलिड्स चाहे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ हीटिंग पे। तो ये कैसे हुआ कि जब हमने हीट किया, देखो जब एक नॉर्मली भी हमने पढ़ा था, जब हमने सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं है, वहाँ पे बैठे बैठे वाइब्रेट करते हैं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एंड सो दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, दे डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन। अब सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, उस वाइब्रेशन की वजह से उनके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है। जब हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई की हमने, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की, तो वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हैं एंड उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली, एंड दे हैव मोर एनर्जी। और उस एनर्जी की बेसिस पे वो अपनी जो मीन पोजीशन है उसको लीव करके निकल जाते हैं, अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। तो मूव कर जाते हैं तो इंटर जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो जाती है। सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सॉलिड्स की ये स्टेट जब आती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको और ज़्यादा हीट सप्लाई की तो क्या होगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वो क्या करेंगे, हमारा जो उनका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम था, जो लिक्विड की एक सरफेस था, उसको भी ब्रेक कर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लिक्विड के सरफेस एरिया से बाहर निकल जाते हैं, मूव आउट कर जाते हैं ड्यू टू दैट एक्सेस काइनेटिक एनर्जी बीइंग प्रोवाइडेड टू देम ड्यू टू हीटिंग। तो उसकी वजह से जब वो
लिक्विड के सरफेस को ब्रेकआउट करते हैं, मतलब लिक्विड के उन्होंने जो वॉल्यूम था उसके बाहर निकल गए, तो क्या होगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ दे आर फ्री ऑफ दोज बॉन्ड्स, दोज बाउंड्रीज, एंड बिल्कुल फ्रीली मूव अबाउट करते हैं. दे गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस मॉलिक्यूल्स. नाउ दे हैव नो लिमिटेशंस ऑफ द बाउंड्री, मतलब वॉल्यूम भी लिमिटेड नहीं है यहाँ पे और स्पेस भी उनके पास लिमिटेड नहीं है, जहाँ मर्जी मूव करते हैं, बिकॉज उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत 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 वीक हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है. एंड इंटरपार्टिकल जो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या इंटरपार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज़ दी काइनेटिक, है ना, काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस की वजह से कैसे चेंज होता है. नेक्स्ट, राइट एन एक्टिविटी टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वो बड़ी सी एक्टिविटी आपको दे रखी है वहाँ पे, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 12. तो उसको आपको या तो अपने वर्ड्स में लिखना होगा या जैसे मर्जी. अच्छा, अगेन नोटबुक में आपको पूरा लिखना होगा, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में ही आएगा ना, तो एग्ज़ाम में पूरी एक्टिविटी लिखने को नहीं आएगी. एग्ज़ाम में जैसे कि मैं हर बार आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़ें, कि एक्टिविटी आपको मेंशन कर देंगे और उस पर क्वेश्चंस पूछेंगे. डायग्राम बनाने को दे सकते हैं कि 2 मार्क्स में इसका डायग्राम, इस एक्टिविटी का डायग्राम बनाइए. रीजनिंग के क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दे रखे ना, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखा था ना, तो वो ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस वो बड़े इंपॉर्टेंट है. उसमें से भी 1-2 पूछ सकते हैं. 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है. क्या थी इक्वेशन? सोडियम सल्फेट था, है ना. सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? बेरियम क्लोराइड के साथ. सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था. रिएक्टेंट्स ये दोनों थे, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो क्या बन गया था? बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया. और क्या मिला था हमें? सोडियम क्लोराइड हमें सॉल्यूशन में मिल गया था, 2NaCl. ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन. इसमें ये सॉलिड स्टेट में था, ये भी सॉलिड. अच्छा, सॉलिड क्यों आएगा? एक्वस स्टेट में आएगा ना, हमने इनका सोल्यूशन बना लिया था डिजॉल्व करके, तो आप यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, AQ, और ये भी AQ क्योंकि एक्वस स्टेट में है. ये प्रेसिपिटेट बन गया बेरियस सल्फेट का, तो ये जो है ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, इसको हम यहाँ पे S से डिनोट करेंगे क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गया. और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन एक्वस स्टेट. तो ये इसकी इक्वेशन होगी. ये क्या है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, इनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो गए हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रेडिकल्स कैसे इंटरचेंज हुए हैं? जो सोडियम के साथ अटैच था वो अब कहाँ चला गया? देखो, सल्फेट सोडियम के साथ था, वो बेरियम के साथ अटैच हो गया, तो ये हमें मिल गया बेरियम सल्फेट. और ये दोनों जो थे सोडियम और क्लोरीन, ये हमें मिल गए सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चों को भी करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनकी ना यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो अप्लाई होती हैं. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ये. ओके, तो देखिए फिगर ए जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े दूर दूर है, तो ये क्या स्टेट हो गई? दिस इज अ गैस. यहाँ पे सेकंड में देखिए थोड़े मॉलिक्यूल्स पास हो गए हैं, तो दिस इज ऑब्वियसली द लिक्विड स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. और सी में जो है वो बिल्कुल क्लोज हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तो दिस इज द सॉलिड स्टेट. तो एक्चुअली ये वाटर का ही दिखाया इन्होंने. ये आइस है, ये वाटर है, और ये वाटर वेपर है गैसियस स्टेट में. नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज द मैक्सिमम. आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी वाली फिगर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन फिगर ए इट इज द मैक्सिमम. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी? जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा, तो वो सबसे कम किस में है? सॉलिड में. तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द मिनिमम. अब काइनेटिक एनर्जी किस में मिनिमम होगी और किस में मैक्सिमम होगी? जिसमें पार्टिकल जितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं उसमें उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. जिसमें कम मूव कर रहे हैं या नेग्लिजिबल मूवमेंट है या सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी. तो मिनिमम किस में होगी? सी में, सॉलिड्स में, है ना. क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजिशन को लीव नहीं करते हैं, वहीं पर बैठे बैठे वाइब्रेट करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम इन सी.
Next, what changes occur in kinetic energy in intermolecular space when the substance shown in figure B is heated? अब फिगर B हमारा क्या है, लिक्विड है, उसको अगर हमने हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या चेंज आएगा, हीट करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, या फिर वहाँ पे B वाटर है, इसको हीट किया हमने तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल इंक्रीज, दे विल एक्यूमुलेट मोर काइनेटिक एनर्जी, और ज़्यादा मूवमेंट होगा उनमें और काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, एंड द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी अल्टीमेटली। मतलब कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल ब्रेक फ्री ऑफ दैट लिमिटेशन, अपनी सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, मतलब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपराइज हो गया, इवेपोरेशन हो गई। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? This is known as boiling and then evaporation. Okay. Next, talcum powder gives a cooling sensation. Explain this by using the concept of interconversion of states of matter. अब टैल्कम पाउडर आप डालते हैं, स्पेशली कुछ टैल्कम पाउडर होते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐड में देखा होगा आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में, एक एडवर्टीजमेंट की तो एक टैग लाइन है ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो कूलिंग सेंसेशन क्यों देते हैं हमें टैल्कम पाउडर, इसको आप अपने जो हमने अभी पढ़ा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करिए। तो क्या है कि टैल्कम पाउडर जो है वो कूलिंग सेंसेशन इसलिए देता है क्योंकि टैल्कम पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब क्या, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ टैल्कम पाउडर्स ऐसे होते हैं, सारे टैल्कम पाउडर्स में नहीं होती है चीज़, कुछ टैल्कम पाउडर्स में स्पेशली ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी की प्रॉपर्टी होती है सब्लाइम करने की या सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो करने की। मतलब दोज कंपाउंड्स शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन या प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। तो क्या होता है कि वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। स्किन पे आपको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, आपने पाउडर डाला, वो पाउडर आपकी स्किन से जब आएगा तो वो हीट लेके वहाँ से डायरेक्टली किस में, गैसियस फॉर्म में, वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट कहाँ से ली उसने, आपकी स्किन से हीट ली, हीट चाहिए ना उसको तभी तो वो सब्लाइम करेगा। तो स्किन से हीट लेके गया तो स्किन की, आपकी स्किन की हीट चली गई उस सब्सटेंस के साथ, तो आपकी स्किन जो है उसमें कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है और आपको ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है। सो दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आप ये कह सकते हैं सॉलिड डायरेक्टली गेट्स चेंज्ड इनटू द गैसियस स्टेट एंड देयरबाय, एंड हाउ डज इट डू सो, एनर्जी कहाँ से आती है, टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी की हीट को लेके वो अपना टेम्परेचर चेंज करता है। ठीक है, दैट इज वाई इट प्रोड्यूसेस दिस कूलिंग सेंसेशन। नेक्स्ट, Suman did an experiment in which she heated 10 grams of calcium carbonate to obtain 5.6 grams of calcium oxide and 4.4 gram of CO2, carbon dioxide. And is the law of conservation of mass followed here? Explain. तो इसने क्या किया, एक सुमन ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितना लिया, 10 ग्राम्स लिया, एंड शी ऑब्टेन्ड, उसको हीट किया, ये ट्रायंगल हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसको हीट किया तो उसको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला 5.6 ग्राम्स एंड 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 मिली। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, तो सिंपली आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए कि जो वेट है रिएक्टेंट्स का वो इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का वेट कितना दे रखा है हमें, 10, और यहाँ पे हम ये डबल एरो लगा देते हैं, इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना है 5.6, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है 4.4, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 ग्राम्स जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसने टोटल जब हीट अप किया हमने उसको, तो इट गेव अस 10 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, जिसमें कि 5.6 ग्राम हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला और हमें 4.4 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिली। अब ये तो एग्जैक्ट ना, अच्छा इसमें इस चीज़ में ना बच्चे थोड़े सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अब तक एटॉमिक मास यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे तो एक अलग ही चीज़ दे दी कि 10 ग्राम दे दिया। तो एटॉमिक मास जो है वो एक मॉलिक्यूल का, आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो एक मॉलिक्यूल का निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का। एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे आप, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास वेज
वो आप कैलकुलेट करके निकाल लो कि कैल्शियम का वेट कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, 3 है ना, O3 है, तो ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे 16 3 का कितना होता है 48, तो ये कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, 100 ग्राम्स आ गया। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो 100 ग्राम उस या 100 AMU, ग्राम तो नहीं लेंगे हम, AMU लेंगे यहाँ पे, कि उसका जो वेट है वो दैट इज़ 100 AMU कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल को लेके हीट नहीं करते हैं, जब हम हीट कर रहे हैं तो हम एक सब्सटेंस थोड़ा सा लेके हीट करेंगे ना, एक मॉलिक्यूल तो नज़र भी नहीं आता है उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चलता, तो यहाँ पे हम सब्सटेंस का वेट ले रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का उसका वेट इतना है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हमने अब जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स लिए थे ना उनका इकट्ठा वे करके मतलब एक सब्सटेंस का वेट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने 10 ग्राम्स और ये सब ले लिया है। अदरवाइज आप अगर मोल के हिसाब से वे करोगे या मॉलिक्यूल के हिसाब से वे करोगे तब भी दिस लॉ विल होल्ड ट्रू, क्योंकि आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लीजिए, अब सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमने निकाल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट इज़ 56, ठीक है। और दूसरा क्या है CO2 का आप निकाल लीजिए, CO2 का क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 32, दैट विल बी 44, है ना। तो ये दोनों भी आप टोटल करेंगे 56 प्लस 44, अगेन इट विल गिव यू 100। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे 10 ग्राम्स जो ये दे रखा है ना, जो चीज़ दे रखी है उसी के हिसाब से आपको अपने न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ये कैसे होता है ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी आपको जैसे दे रखा है आप उसी हिसाब से करिए, लेकिन हाँ ये बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सो वी फिनिश विद आवर चैप्टर हियर, आपको समझ में आया होगा। मैं इसके बाद केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करूंगी, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ना आगे अपकमिंग चैप्टर से रिलेटेड है। 5th चैप्टर मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये आपको आने चाहिए तभी आप वो कर पाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, मेरा मेन एम ये है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, लाइक करिए वीडियो को, कंटेंट समझ में आता है तो अच्छा लगता है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और पढ़ते रहिए ढंग से, ध्यान से। टेक केयर।